क्योंकि काफी दिन से तुम्हारे एग्जाम वगैरह भी चल रहे थे, इसलिए मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, सब क्वेश्चन कॉल सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन में मतलब कैसे क्वेश्चन था, ठीक है अपन कुछ ऐसे करते हैं। अब मैं केपी और केसी के एक्सप्रेशन बता रहा था शायद, है ना? हाँ, ओसी भी आधा रह गया, वो मुझे पता है बेटा, मतलब उसको कंप्लीट करते हैं अपन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद पहले अपन ओसी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर अपन आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम उसके बाद। तो पहले अपन मैं केपी और केसी के रिलेशन बता रहा था, एक्सप्रेशन फॉर केसी के क्वेश्चंस किए थे मैंने, ठीक है? तो अपन केपी की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अपन केपी की बात, ठीक है? तो एक्सप्रेशन फॉर केपी, तो अगर हम एक्सप्रेशन फॉर केपी की बात करेंगे तो अपन लिखेंगे भाई केपी, तो अगर किसी रिएक्शन के लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो एटलीस्ट उसमें एक गैस तो होना ही चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे मान लो अपने पास गिवन है, एग्जांपल ले लेते हैं। Twice of A gives you B plus thrice of C, ऐसे अपन को गिवन। अब इसमें अपन को ना एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, अब सपोज करते हैं इनिशियल प्रेशर गिवन, ठीक है ना? इसमें अपन को इनिशियल प्रेशर गिवन, तो इनिशियल प्रेशर सपोज इसका प्रेशर अपन को गिवन है पी नॉट, ऐसे गिवन है इनिशियल प्रेशर, ये अपन को गिवन है पी नॉट। इनिशियल प्रेशर मैं इधर ले लेता हूं, प्रेशर इज गिवन टू अस दैट इज पी। ये तो 0 और 0 होगा क्योंकि अपन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने वाले हैं इन अ वेसल, तो अपन ने उसमें 2 मोल्स ऑफ ए डाल दिया एक वेसल, तो 2 मोल्स ऑफ गैस डाल दिया, उसका प्रेशर पी नॉट है अपने पास। तो टू अटेन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अगर इसका 2 टाइम्स प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका 1 टाइम बनेगा और इसका भी 3 टाइम बनेगा प्रेशर, और ये माइनस होगा टोटल। तो अपन लिखेंगे प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपन लिखेंगे, तो पी नॉट तो इनिशियली था, 2 पी नॉट यूज हुआ टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो बचा हुआ इसका प्रेशर कितना होगा पी नॉट माइनस 2, इसका प्रेशर कितना होगा पी और इसका प्रेशर होगा 3। अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो अपन कहेंगे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिख लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट पी नॉट माइनस 2p, b will be what it will be p और c will be what it will be 3p। तो टोटल प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो बता सकते हैं, तो द टोटल प्रेशर विल बी p नॉट प्लस 2p, दैट विल बी द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अगर पूछा तो Kp of the reaction will be equal to, सभी गैसेस हैं, कोई भी लिक्विड या सॉलिड नहीं है, अगर कोई सॉलिड या लिक्विड होगा तो उसका प्रेशर नहीं लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ B into partial pressure of C to the power of 3 divided by partial pressure of A to the power of 2, that will be the Kp expression, ठीक है? That will be the Kp expression। किसी को डाउट है तो वो बताएगा भाई, अगर Kp एक्सप्रेशन, राइट? मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा ये, किसी को विजिबिलिटी ऐसा तो नहीं है ना कि विजिबिलिटी नहीं है, मुझे लगता है सबको दिख रहा है, क्योंकि अगर मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है ना इसका मतलब आपको दिखेगा। थोड़ा सा लेफ्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, अभी बन, मतलब मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखता है तो फिर मुझे पता चल जाता है कि आपको भी नहीं दिखेगा, ठीक है?
तो विल राइट अभी दिख रहा हूँ, अब ठीक है। तो अपन पार्शियल प्रेशर ऐसे लिख सकते, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसके पार्शियल प्रेशर्स कितने हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज पी इनटू ये कितना है 3p to the power of 3 divided by this will be equal to 2p naught minus 2p to the power of 3, ये kp एक्सप्रेशन। अब आपको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा, या तो kp दे दो तो मैं p कैलकुलेट करके सभी का पार्शियल प्रेशर बता दूं, या फिर आप पार्शियल प्रेशर दे दो तो, या टोटल प्रेशर दे दो तो मैं कुछ कैलकुलेशन करके आपको बता सकता हूं। लाइक दैट अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, कैलकुलेट द kp फॉर द गिवन रेंज, kp फॉर गिवन रेंज, और मुझे आपने रिएक्शन ऐसे दे, ये गैस है, ये सॉलिड है, और ट्वाइस ऑफ CO ये गैस है। If the initial pressure of CO2 is the 0.5 atmosphere and the total pressure at equilibrium, total pressure at equilibrium is 0.8 at टेम्परेचर कुछ भी ले लेंगे अपन जिसपे ये रिएक्शन हो जाए, ऐसे देखते हैं, और kp कैलकुलेट करके बता। तो अपन क्या कहेंगे, ठीक है भाई kp कैलकुलेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले रिएक्शन को जो गिवन है प्लस C, ये सॉलिड है, और इक्विलिब्रियम में CO गिवन है, दैट इज आल्सो अ गैस। ये अपन को गिवन, तो अपन कहेंगे देखो भाई इनिशियल प्रेशर आपने मुझे दे रखा है 0.5 एटमॉस्फेयर, ये तो सॉलिड है, ये 0 एट इक्विलिब्रियम। अगर इसका, बिकॉज टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर PV इज इक्वल टू nRT है, अगर वॉल्यूम ऑफ द वेसल कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इसलिए अपन प्रेशर को नंबर ऑफ होल से कोरिलेट करके लिख सकते हैं। तो ये 0.5 0, ये तो सॉलिड है, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर इसका प्रेशर मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से P रिएक्ट करेगा, तो इसका प्रेशर मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से 2P बनेगा, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम दिस इज द प्रेशर। नाउ टोटल प्रेशर अपन को गिवन है एट इक्विलिब्रियम इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अब ये करें कि सॉलिड का भी तो कुछ प्रेशर होगा, भाई सॉलिड का प्रेशर कब पड़ा अपन ने, सॉलिड का तो प्रेशर होता ही नहीं, सॉलिड का कभी कोई प्रेशर, सॉलिड का कभी कोई प्रेशर नहीं, तभी तो अपन kp और kc एक्सप्रेशन में उसको इंक्लूड नहीं करते। तो इसका प्रेशर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.5 माइनस P, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। भाई इनिशियली तो जब रिएक्ट ही नहीं किया तो 0 तो लिखना ही पड़ेगा ना, जब रिएक्ट नहीं किया तो 0 तो लिखना ही पड़ेगा।
इनिशियली तो आपने सिर्फ CO2 ऐड किया था ना, इतना प्रेशर का, फिर आपने कार्बन ऐड कर दिया, कार्बन ऐड किया तो रिएक्शन होगा, तो इनिशियली तो 0 ही होगा ना, प्लस 2p कर देते हैं। तो अपन कहेंगे टोटल प्रेशर मुझे गिवन है 0.8 और दिस इज इक्वल टू हाउ मच 0.5 प्लस p, सो p विल बी इक्वल टू, मेरे पास आ गया कितना, 0. Kc कैलकुलेट कर, Kp of the reaction will be equal to partial pressure of CO, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, ये आपका Kp। तो Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना हो जाएगा, 2p के बराबर, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 into 0.3 तो द पावर ऑफ 2 कर लेते हैं और डिवाइड बाय ये है 0.5 माइनस 1, ये आ गया। तो ये अपने पास आ गया 0.6 into 0.6 डिवाइड बाय हो जाएगा 0.2, ये 1.8 एटमॉस्फेयर आ गया। ये लो भाई, ये आपका Kp होगा। अगर मुझे टोटल प्रेशर इक्वेशन में गिवन था, मैंने कैलकुलेट कर लिया, like that we can use the equation for calculation, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर Kc, एक्सप्रेशन फॉर Kp when initial moles are given, when initial moles are given। अब अपन को एक बात पता है भाई, Kp एक्सप्रेशन में तो पार्शियल प्रेशर होता है, मोल्स थोड़ी होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो चलो देखते हैं। सपोज कर लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो PCl5 है मेरे पास और डिकम्पोज हो रहा है PCl3 प्लस Cl, इसका इनिशियल मोल्स मुझे गिवन है, अज्यूम कर लेते हैं को 1 मोल। तो अब इनिशियली तो ऐड किया है तो ये 0 होगा, ये 0 क्योंकि ये तो इनिशियल मोल्स है। इक्विलिब्रियम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, इसके x मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके x बनेंगे, इसके x बनेंगे, मतलब 1 माइनस x, ये x और ये x, ये मैंने लास्ट टाइम सीखा था Kc का एक्सप्रेशन, मैंने आपको बताया था। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, विल राइट दैट, है ना, एक्सप्रेशन। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स है और वॉल्यूम गिवन नहीं है, अगर वॉल्यूम गिवन होता तो अपन को वॉल्यूम भी कंसीडर करना, अगर वॉल्यूम गिवन होता तो अपन वॉल्यूम भी कंसीडर करते। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, इससे मैं Kc लिख सकता हूं, अगर वॉल्यूम, क्योंकि ये मोल्स है, अपन को Kc में लिखना होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं लिख सकता था भाई PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 का वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम भी मेंशन करता, तो मैं लिख लूंगा x into x डिवाइडेड बाय 1, दिस इज Kc। अगर मुझे मोल्स गिवन है तो मैं मोल्स से Kc कैलकुलेट कर सकता हूं, Kp नहीं, Kp के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए। नाउ टू कैलकुलेट, है ना, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट Kp, वी रिक्वायर, अब क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन हो सकता है,
टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ये गिवन हो सकता है। अगर टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन होगा तो मेरा काम हो गया। वो कैसे? अपन ने पढ़ा ना, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा Mg। Kc मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, R मुझे पता है, इसको एटमॉस्फेयर में ले लूंगा तो ये 0.0821 होगा। टेम्परेचर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैं सब्स्टिट्यूट करके Kp कैलकुलेट करता हूं। राइट, तो अगर मुझे टेम्परेचर गिवन होगा तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करके डेल्टा एनजी अपन को पता है, नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस स्टेट ना, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा। दूसरा पार्ट हो सकता है या तो मुझे टेम्परेचर गिवन हो या फिर टोटल प्रेशर गिवन। इफ टोटल प्रेशर इज गिवन, जैसे इसमें पॉइंटेड, if total pressure at equilibrium state is given, state is given, या तो ये गिवन, तो इसके गिवन होने से क्या हो जाए, तो अपन कहेंगे देखो अपन क्या कर सकते हैं, वी नो, अपन को ये तो पता ही, वो क्या, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, मोल्स ऑफ दिस प्लस मोल्स ऑफ दिस प्लस मोल्स ऑफ दिस। जैसे आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हो, सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देते हो तो अपन को मिल जाता है क्या, टोटल प्रेशर। ऐसे इक्विलिब्रियम अगर मोल्स कैलकुलेट करना है तो 1 - x + x + x दैट इज इक्वल टू 1। इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम ऐड कर लो, विल गेट द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास सभी के मोल्स हैं, अगर मेरे पास सभी के मोल्स हैं इक्विलिब्रियम और टोटल मोल्स हैं, तो मैं पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं। देन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पढ़ा था ना डाल्टन से, इनटू पी टोटल, और पी टोटल ही तो गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबके पार्शियल प्रेशर क्या करेंगे, सबके पार्शियल प्रेशर क्या, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 x/1 + x मल्टीप्लाई बाय P टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 वो भी उतना ही, उसके मोल्स x हैं और टोटल मोल्स क्या है 1 + x, तो मोल फ्रैक्शन हो गया। P टोटल अपन को गिवन है तभी तो ये यूज कर रहे हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना हो जाएगा, तो 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x इनटू P टोटल। ये अब क्या भाई, Kp है इज इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl4। सब्स्टिट्यूट करते हैं इनसे, ये दोनों तो इक्वली दिख रहे हैं, तो ऐसे लिख लेता हूं, x/1 + x इंटू P टोटल स्क्वायर कर सकता था मैं, और डिवाइडेड बाय कर लूंगा x + 1 + x, इसका पार्शियल प्रेशर ना PCl का 1 - x डिवाइड बाय 1 + x इंटू P टोटल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक, तो मेरे पास बचेगा x/1 + x, एक तो बचेगा, एक कैंसिल हो गया, एक PT भी कैंसिल होगा और एक PT बचेगा, तो अपने पास बचेगा x/1 + x, और ये भी बचेगा अपने पास, दैट इज 1 - x।
इंटू पी टोटल, ये आ जाएगा। अगर पी टोटल दिया होगा क्वेश्चन में तो अपन ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। कैलकुलेट कर लेंगे भाई, पी टोटल गिवन है, एक्स अगर गिवन है तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा व्हाट इज द केपी ऑफ द रिएक्शन। तो अपन को क्या ना, अगर मोल्स गिवन है, अगर मोल्स गिवन है और केपी पूछा है तो अपन कहेंगे देखो भाई मोल्स से तो केसी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, हाँ एक्स का स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर बिल्कुल होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन इंटू 1 प्लस एक्स ऐसे बता। तो अपन कहते हैं इतना करने की जरूरत क्या थी सर, आप किसी को बता दें भाई, इसको ऐसे लिखो केसी इंटू पी अपॉन एन कर लेते हैं। भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी तो होता ही है ना, आप देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये तो केसी है, मल्टीप्लाई बाय क्या बचा अपने पास, पी टोटल था एक और डिवाइड बाय 1 प्लस। पी टोटल क्या है, पी टोटल तो गिवन है, पर तभी तो यूज कर रहे हैं, और ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं टोटल मोल्स, मतलब ये टोटल मोल। तो वो तो वही से बता देते हैं आप, आरटीपी फिजिकल एनआरटी होता है, आप यहाँ कैलकुलेट करके बता देते हैं। भाई आपने लिखा ही था ना, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी तो दोबारा डेल्टा एन जी, तो आपने पहले से बता ही रखा है हमको, आपको बस क्या करना था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं, तो मैं क्या कर लेता, पी अपॉन एन इज इक्वल टू कर लेता मैं आर टी अपॉन वी। तो अपन कहते हैं भाई यहां पर जो केपी होता दैट विल बी इक्वल टू केसी इंटू, अब यहां पर तो वी भी है भाई, यहां तो सिर्फ आर टी लिखा हुआ है, तो जो वी होगा ना यहाँ पर, जो ये वाला वी है वो केसी के वी से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि केसी में भी तो वी होता है भाई, ये तो वी यहाँ इंक्लूड होता है ना, मोल्स पर लीटर। अपन को पता है यहाँ पर अपन मोल्स पर लीटर लिखते हैं तब कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए वो वॉल्यूम जो है वो केसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए अपन इस वॉल्यूम को यहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो केसी में ऑलरेडी पर लीटर में इंक्लूड होता है। तो फिर सीधा लिखना पी टोटल एन टोटल टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। लो भाई मेरा आंसर आ, ये मेरा आंसर हो जाता है, वॉल्यूम इज ऑलरेडी प्रेजेंट है केसी एक्सप्रेशन, इसलिए अपन को वॉल्यूम अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और अपन को केसी पूछा है, केपी पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी गॉट। हमें क्या करना है, केसी इंटू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी, या फिर केसी इंटू पी टोटल अपॉन एन टोटल इंटू टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी, ऐसे पता, दिस इज हाउ वी कैन। तो एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करके और फिर मैं एक क्वेश्चन बना, मतलब एक पॉइंट का मीनिंग बता बस, फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन दे, उसके बगैर भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अगर अपन को कभी गिवन है कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वो देखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज द रेशियो
number of moles of substance dissociated divided by, या विथ रिस्पेक्ट टू लिख सकते हैं, रेशियो तो लिखा ही हुआ है, द नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स टेकन, इनिशियल मोल्स टेकन इन द reaction. So alpha will be equal to moles dissociated divided by initial, जो भी आपने इनिशियल मोल्स लिए उसको कहते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इट इज अ फ्रैक्शन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन. एक एग्जांपल, मेरे पास ऐसे लिखा HI को डिसोसिएट करते हैं H2 प्लस I2 बना. इनिशियली मैंने इसका 1 मोल लिया था A0 अगर ये X बनेगा तो ये X बनेगा तो ये 1 माइनस 2X और रिएक्ट होगा, ये मोलर कोफिशिएंट. तो मैं लिखूंगा ठीक है, इसके लिए अगर मुझे Kc लिखना है तो इसका अल्फा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा विल बी इक्वल टू 2X बाय 1. moles dissociated divided by initial moles at equilibrium it is. तो इसके लिए अगर मैं Kc लिखूंगा तो अपन को पता है 2X ऐसे अपन Kc लिख सकते. अगर मैं कोई इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, मेरे पास सपोज गिवन है HI और इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ H2 प्लस I2. इनिशियली मेरे पास इसके दो, ये X बनेगा, ये X बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस. तो मैं यहां पर अल्फा जो लिखूंगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 2X बाय 2. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे बस फर्क पड़ता है कितने मोल्स डिसोसिएट हुए और इनिशियली कितने लिए थे. कैसी बता दूं, ये कैसे, मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपने कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिया. मैं उसको ऐसे भी कर सकता हूं, सपोज मेरे पास ट्वाइस ऑफ HI गिवन है और इक्विलिब्रियम में H2 प्लस I2 लिखा और मुझसे कहा गया इसके 1 मोल है 0 ये 1 माइनस X, तो मैं इसको X बाय 2 बना. यस, तो यहां पर अल्फा विल बी इक्वल टू X बाय 1 और Kc will be equal to X by 2 into X by 2, that is this into this divided by 1. अब एक बार देखो तो इसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि इतने सारे एक्सप्रेशन तो लिखे ही हुए हैं, लेकिन यहां पर आपने इनिशियल मोल्स डिफरेंट लिखे. इन दोनों में अपन चेक मान लेते हैं अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि ये ना 20% डिसोसिएट होता है, ये 20% डिसोसिएट होता है. इसमें अपन को गिवन है कि 20% डिसोसिएट, बाद में अपन हटा देंगे, अपन कैलकुलेशन की थोड़ी सी बात करें. तो अपन कहेंगे अच्छा अल्फा आपका 20% मतलब ये हो.
तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.2 था 0.1। अगर x का वैल्यू 0.1 आएगा तो मैं लिखूंगा 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2। दिस इज द केस इक्वल। This will be the Kc for reaction. मुझे यहां पर भी 20% गिवन था। The degree of dissociation is 20%. तो ये भी अल्फा आपको 20/100 गिवन है, x by 1 कर लेते हैं। By degree of dissociation is what 20%, मतलब अल्फा का वैल्यू मुझे 20% गिवन था, तो x का वैल्यू मुझे 0.2 आया। मैंने इसको लिखा 0.2/2 इंटू 0.2/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 इंटू 0.8, 1/60। इसका मतलब ये हुआ कि आप रिएक्शन, आपने यहां पर क्या किया, रिएक्शन को मतलब यहां पर x मोल डिसोसिएट किए, तो जितने मोल्स इसके डिसोसिएट होंगे, इसके 2 मोल इसका 1 मोल बनाएगा, तो इसका x मोल इसका x/2 बनाएगा। कोई बात नहीं। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। 20% इनिशियली ना HI का वो डिसोसिएट होगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे हैं, तो डिसोसिएशन किसका हो रहा है, डिसोसिएशन मतलब किसी को टूटना, ब्रेक होना, तो HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, तभी तो अपन HI के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। HI के मोल्स डिसोसिएटेड, इनिशियल मोल्स ऑफ सब्सटेंस। कितने मोल्स डिसोसिएट हुए और इनिशियली कितना लिया था, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए और इनिशियली कितना लिया था, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट और थर्ड में अल्फा अलग है, अल्फा कहां अलग है, अल्फा तो 20% है। 2x और 5x कहां से आ गया, ये 5 कहां से आ गया भैया, एक में 2, हाँ तो रहे ना, इसलिए तो कैलकुलेट करके दिखाया तुमको। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि एक में x है दूसरे में, मतलब भाई दोनों में अपन को 20% गिवन है ना, तो इसका मतलब है ये हमारी मर्जी की हम इसको 2x लिखें या x लिखें। भाई अगर इसको ऐसे बना लिया ना उसमें आपने, ऐसे बना लिया ना आपने, यही तो प्रूफ करके दिखाया तुमको कि अगर 20% हमें मेंशन्ड है तो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखना चाहते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसका ध्यान रखना कि ये क्या होता है, उसका ध्यान रखना। अल्फा कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, ये हमारी मर्जी, हम इसको x लिखें या हम इसको 2x लिखें, वही तो बता रहा हूं, इसलिए तो इतना कैलकुलेशन बताया, नहीं तो कैलकुलेशन क्यों बताता, राइट। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट Kp फॉर रिएक्शन। N2O4 is an equilibrium with twice of N, ये भी गैस, ये भी गैस। If the degree of dissociation is 30% रहेगा, 40% at the total pressure of 2 atmosphere. And
ये अपन को गिवन है। तो अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगा तो मैं केसी कैलकुलेट करूंगा। मोबाइल बंद कर दिया, ठीक है ना। तो अगर अपन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो अपन केसी कैलकुलेट कर लेंगे, और केसी कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल प्रेशर गिवन है, कैलकुलेट कर देते हैं। लो भाई, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाओ। करो भाई सॉल्व। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अपनी तरफ से अपन 1 बोल लेना, 0 1 माइनस 6 ये 2 अल्फा इज इक्वल टू x बाय 1 और अल्फा मुझे गिवन है 40 बाय 100, तो x इज इक्वल टू मुझे 0.4। टोटल मोल्स की बात करूंगा तो 1 माइनस 6 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 1 प्लस दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। केसी में लिख लूंगा, केसी इज इक्वल टू, सीधा केपी लिखते हैं ना, केपी विल बी इक्वल टू केसी इनटू पी टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। केसी तो मैं लिखूंगा तो इट विल बी 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, ये केसी हो जाएगा, x गिवन है और पी टोटल मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2 और डिवाइड बाय एन टोटल मुझे 1.4। डेल्टा एन जी इज 2 माइनस 1, so it is equal to x का वैल्यू मुझे गिवन है, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो 2 into x मतलब x is 0.4, so 0.8 into 0.8 आ जाएगा, डिवाइड बाय कर लेता हूं, ये 0.4 है तो 0.6 into 0.6। लो भाई आपका केपी आ देख लो अगर किसी को डाउट है। I think nobody will have doubt. तो अपन क्या करेंगे, 4/3 हो गया, ये भी 4/3 हो गया, राइट। तो अपने पास आएगा 8 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 9 into 1/4, कैलकुलेट करके बता। सर सिर्फ एक ही 0.6 होगा। 0.6 एक ही है, अरे यार मैंने ऐसे क्यों कर दिया। अच्छा इसके स्क्वायर देख के उसको भी स्क्वायर, ठीक है फिर तो हो गया काम कर। सर फिर 28/21 आ रहा है। चलेगा बेटा, फिर तो ऑब्वियसली बात है, चेंज करेंगे अपन 7 जो ना, तो है ना 21 ये आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया सबको। तो अपन कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसीजन का मीनिंग भी पता चल गया और केपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर केसी गिवन है वो भी पता चल गया आपको। ठीक है भाई, पता चल गया अपन को व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है अपन को, वो पता चल गया अपन को। डिग्री ऑफ डिसीजन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बट यू गॉट अ थीम, आपको एक आइडिया पता चल गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
क्योंकि डिग्री ऑफ रिएक्शन बहुत सारे चैप्टर्स में भी आएगा और बहुत सारी जगह पर पढ़ना है। अब एक पढ़ते हैं अपन रिएक्शन क्वेश्चन। और रिएक्शन क्वेश्चन इसको ना अपन क्यूसी से डिनोट करते हैं, जैसे केसी होता है वैसे अपन इसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो जैसे केसी होता है तो ये क्यूसी हो जाएगा, और केपी होता है तो क्यूपी भी लिख सकते हैं अपन। और रिएक्शन क्वेश्चन तो चलो देखते हैं कि रिएक्शन क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व करें। रिएक्शन क्वेश्चन में अपन बताएंगे राइट, it is expressed for reversible reactions. For reversible reactions, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अपन लिखते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी हैव दैट सपोज फॉर एग्जांपल, विल टेक एन एग्जांपल फॉर द रिएक्शन। मेरे पास एक रिएक्शन गिवन है जिसमें गिवन है PCl5 इज एन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। मैं इसके लिए केसी लिखूंगा इस रिएक्शन। तो केसी ऑफ द रिएक्शन इज PCl3 into Cl2 divided by PCl. This is Kc for the reaction. And the Qc for the reaction is PCl3 into Cl2 divided by concentration of PCl. तो अपन कहेंगे दोनों एक्सप्रेशन तो एक जैसे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो अपन कहेंगे देखो, ये जो Kc होता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिखते हैं, और Qc को हम इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी कंडीशन में जो इनके कंसंट्रेशन होंगे ना रिवर्सिबल रिएक्शन में, एट एनी मोमेंट वो हम Qc में लिख सकते हैं। एट एनी मोमेंट, वो इनिशियल भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है, बट अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया रिएक्शन में तो फिर आपको कंसंट्रेशन Kc में ही लिखने होंगे। मतलब Qc तब लिखेंगे अपन कंसंट्रेशन जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, और Kc में तब लेते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। सो इंक्लूड concentration at equilibrium, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। और Qc include concentration at any stage except equilibrium। तो अपन कहेंगे इससे मुझे फायदा क्या? तो फायदा अपन को ये होगा कि मान लेते हैं अपन, हमें गिवन है इफ Kc is greater than Qc। मान लो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तब आता है जब उसका Kc का वैल्यू 10 होता है, और ये अभी 8 है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना, तो Qc मुझे 8 गिवन है, और अगर इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो 10 बनना होगा। क्योंकि 10 बनेगा तो क्योंकि Kc इज ग्रेटर देन Qc ना, तो अपन को Qc का कंडीशन गिवन होगा। तो बताओ रिएक्शन को कहां जाना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में टू अटेन इक्विलिब्रियम? ये वैल्यू बढ़ाना है तो इसको बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर Qc का वैल्यू छोटा है Kc से, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। इनका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। कब तक? जब तक कि वो 10 ना हो जाए, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इसका कंसंट्रेशन। तो अपन कहेंगे रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम।
shift forward to attain equilibrium. तो रिएक्शन को मैं फॉरवर्ड लेके जाऊंगा टू अटेन इक्विलिब्रियम इफ Kc इज लेस देन Qc, मतलब Qc बड़ा है, अब ये बड़ा है और वो वैल्यू छोटा है, तो अपन कहेंगे इस टाइप के रिएक्शन में जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा हो गए इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो अपन कहेंगे रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करो ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन, तो बैकवर्ड अपन शिफ्ट करेंगे टू अटेन इक्विलिब्रियम। सो रिएक्शन को कब कहां शिफ्ट करना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, वी नो दैट if QC is equal to या KC is equal to QC, तो अपन कहेंगे फिर रिएक्शन कहीं मूव नहीं करनी, अगर वो दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, देन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, और आप उसमें Kc एक्सप्रेस करो क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए अपन Kc लेते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, सपोज 1 mole each of A, B, C, D are added in a vessel to attain equilibrium. To attain equilibrium. In a vessel to attain equilibrium. अब अपन ने इनको ऐड किया टू अटेन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, मुझे रिएक्शन भी गिवन है, रिएक्शन गिवन है A plus B gives you C plus and Kc is 0.5, ये मुझे गिवन। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच, सबके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अपन क्या करेंगे, अपन देखिए, देखो भाई आपने मुझे दिया है आंसर के लिए A plus B is an equilibrium with C plus D, आपने सभी के 1 मोल्स ऐड कर दिए, इसके लिए Kc तो आपने दे रखा है। अब आपने कहा था QC में किसी भी कंडीशन में लिख सकता हूं और सबके मोल्स हैं मेरे पास, so QC will be equal to concentration of C into D divided by A into B, so this will be equal to 1, therefore QC is greater than Kc, मतलब रिएक्शन को कहां शिफ्ट करना चाहिए, बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये बड़ा है ना, जब QC बड़ा होगा Kc से तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। सो a reaction shift in backward direction to attain equilibrium, shift backward to attain equilibrium, ठीक है। तो बैकवर्ड शिफ्ट करूंगा तो यहीं पे ऐसे लिख देता हूं, ये 1 माइनस एक्स, बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो यहां से ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाएंगे, तो अपन ऐसे लिखें, अलग से लिखें, A प्लस बी है, C प्लस डी, ये माइनस एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ये भी 1 माइनस एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स, ये 1 एट इक्विलिब्रियम, और Kc अपन को पता है Kc विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, Kc मुझे गिवन है, that is 0.5 will be equal to 1 minus x divided by 1, इसका रूट ले लेते हैं, x कैलकुलेट कर लेते हैं, बता देते हैं रूट ऑफ 0.5 अपन को कैलकुलेट, तो रूट ऑफ 0.5 अगर कैलकुलेट करना है
तो वो कैलकुलेट करके फिर अपन बता सकते हैं। बताओ भाई रूट ऑफ 0.5 कितना होगा, कितना आता है रूट ऑफ 0.5? आएगा तो अपन आंसर क्या ऐसे 0.7 था, तो 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, so 0.7 प्लस 0.7x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। बाकी आप कैलकुलेट इधर लेके आते हैं तो 1.7x will be equal to 0.3, so x will be equal to 0.3 divided by 1। कैलकुलेट करो और अपना इधर सब्स्टिट्यूट करके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी द। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट का इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए, व्हिच इज QC, कि हाउ टू प्रेडिक्ट की रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए, वो अपने लिए इंपॉर्टेंस है रिएक्शन। राइट, अब थोड़ा थोड़ा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं राइट ना। ये रिएक्शन क्वेश्चन अपन को पता है व्हाट इज हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, व्हाट इज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, वो अपन को पता है। अब अपन लिखते हैं what is the fact, what are the factors which are affecting the chemical equilibrium, factors affecting chemical equilibrium। What are the factors which are affecting the chemical equilibrium, वो देखते हैं। The factors which are affecting the chemical equilibrium, तो अपन देंगे देखो भाई, अगर हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है तो फैक्टर्स देखते हैं। एक तो कॉन्सेंट्रेशन का, शुरू में अपन ने लिखा भी था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे फैक्टर्स कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में होता है कि जैसे मान लो अपने पास ऐसे रिएक्शन, ऐसे तो अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हटा दो, मतलब उसको निकाल दो, तो रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड आ जाएगा। व्हाट इज सो, बिकॉज केसी ऑफ द रिएक्शन तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से केसी थोड़ी कभी चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से केसी कभी चेंज नहीं। भाई अगर इसको हटाओगे तो ये और रिएक्ट करके उधर आएंगे, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो सकता है। पहले मैंने बता रखा है व्हाट इज होमो, मतलब हेटेरो इक्विलिब्रियम और होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस का मतलब होता है कि ऑल द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अगर अलग अलग है तो हेटेरोजेनियस होगा। लो भाई हेटेरोजेनियस, इसमें सॉलिड भी है और गैस भी है, तो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम होगा। तो दैट इज हाउ वी कैन से दैट होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, उसको बताने की जरूरत नहीं। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम अपन खुद ही देखिए, जब अगर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, मेरे ख्याल से मैंने बताया होगा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनियस, कोई बात नहीं, बट विल से दैट वो बड़ा इजी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेक करना है और अपन बता। अब अगर इसका वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू सिर्फ चेंज हो सकता है जब टेम्परेचर चेंज हो। इसका वैल्यू तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज। तो फिर कंसंट्रेशन चेंज करने से अपन कहेंगे अगर आप इसको
हटाओगे तो ये और इस तरफ आ जाएगा रिएक्शन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज करने से केसी कभी चेंज नहीं होगा। इसको रिमूव करो रिएक्शन फॉरवर्ड, इसको ऐड करो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका वैल्यू मुझे गिवन है तो वो फिक्स है, अगर इसका वैल्यू मुझे फिक्स गिवन है तो अपन कहेंगे देखो भाई इसको इंक्रीज करो तो मतलब ये रेशियो बढ़ गया, तो रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर जाओ ताकि ये रेशियो वापस 10 हो जाए। अगर इसको बढ़ाओगे तो फिर ये रेशियो छोटा हो जाएगा, तो इसको फिर फॉरवर्ड लेके जाओ ताकि ये वापस 10 के बराबर हो जाए। मतलब अगर प्रोडक्ट ऐड करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट ऐड करोगे, प्रोडक्ट ऐड करोगे तो बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट ऐड करोगे तो फॉरवर्ड आएगा, रिएक्टेंट को रिमूव करोगे तो बैकवर्ड जाएगा और प्रोडक्ट को अगर रिमूव करोगे तो फॉरवर्ड आएगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंसेप्ट। On removing the product, a reaction should forward. Shift forward. बाकी आपको बता, मैंने आपको बता दिया कि इनमें से इसको रिमूव करोगे तो व्हाट विल हैपन, इसको रिमूव करोगे तो व्हाट विल हैपन, राइट। कंसंट्रेशन के एप्लीकेशंस भी लिखने होते हैं, तो लेकिन अपन एप्लीकेशन से पहले थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर से तो केस ही चेंज होता है। High temperature is favored by those reactions which are endothermic. High temperature is favored by, favored मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। फेवर्ड बाय एंडोथर्मिक and low temperature is favored by exothermic reaction. अगर exothermic है रिएक्शन तो low temperature favored. According to Venthoff, ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जब बताया था तब भी बताया था। According to Venthoff, we used to say that log of Kc2 upon Kc1, Kc1 at temperature T1 and Kc2 at temperature T2, delta H of reaction अपन को गिवन होगा एंथैल्पी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव गिवन होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है, ये अपन को ऑलरेडी पता है। सो वेंटॉफ इक्वेशन में 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा। टेम्परेचर में अपन को और कुछ नहीं, डेल्टा H पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये साइन नेगेटिव होता है। तो अपन केसी का वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि T1 टेम्परेचर पे अगर Kc1 है तो T2 टेम्परेचर पे Kc2 है। तो इससे अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो मैं केसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लूंगा, चेंज कैसे कैलकुलेट कर लूंगा, वेंटॉफ। थर्ड पॉइंट वी कैन राइट द प्रेशर इफेक्ट। अब प्रेशर इफेक्ट में क्या होगा, हाई प्रेशर इज फेवर्ड बाय दोज रिएक्शन, प्रेशर इज फेवर्ड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, फेवर्ड बाय रिएक्शन in which volume decreases, in which volume decreases. और ऑब्वियसली बात है, अब अपन कहेंगे भाई लो प्रेशर इज फेवर्ड बाय वॉल्यूम इंक्रीज। तो कोई एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। अगर मान लो मेरे पास ऐसे
ट्वाइस ऑफ दिस। इसमें गैस का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम था, ये 3 वॉल्यूम था, मतलब टोटल 4 वॉल्यूम हो गए और 2 वॉल्यूम बन गए, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज। तो ये इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? हाई। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है PCl 5 है और ये डिसोसिएट होके PCl 3 बन रहा है प्लस C, ये 1 वॉल्यूम था, हाँ, ये 1 वॉल्यूम हो गया, ये 1, मतलब टोटल 2 वॉल्यूम। तो इसमें तो इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है और अपन को पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होना चाहिए, लो प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये लो प्रेशर, फेवरेबल कंडीशन। तो अपन कहेंगे फिर इतना क्या, आप ऐसे भी तो बता सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, if delta mg is less than 0, इसमें डेल्टा mg लेस देन 0 है, 2 - 4, then high pressure is stable. अगर डेल्टा mg greater than 0, then low pressure is stable. और अगर डेल्टा mg 0 है तो फिर अपन कहते हैं there is no effect of no effect. ऐसे एग्जांपल होगा ना, H2 plus Cl2 gives you twice of H. इसमें 2 मोल्स हैं गैस के, इधर भी 2 मोल्स हैं, तो फिर जब नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो प्रेशर क्यों चेंज होगा? If there is no change in volume, there is no change in pressure. तो हम डेल्टा mg से भी बता सकते हैं या फिर सीधा सीधा मोल से बता सकते हैं। देखो भाई, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये कंबाइन होके छोटा वॉल्यूम बन जाएगा। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो कंबाइन होकर छोटा वॉल्यूम बनना चाहिए। अगर इसमें प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड आएगा रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर छोटा वॉल्यूम बनाएंगे। तो अगर किसी को डिसोसिएट करना है, अपन को तोड़ना है, अगर किसी को डिसोसिएट करना है, ऑब्वियसली बात है प्रेशर कम है, सो उसमें प्रेशर कम। दिस इज हाउ वी कैन राइट दैट कि भाई प्रेशर का चेंज अपन कैसे बता सकते हैं। डेल्टा एनजी से भी बता सकते हैं, डायरेक्टली भी बता सकते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हाई प्रेशर फेवरेबल होगा। So that is how we can write that the equilibrium factors affecting the chemical equilibrium. अब थोड़ा सा अपन डिस्कस कर सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसमें और भी फैक्टर्स हैं, जैसे अपन लिखेंगे कैटलिस्ट का रोल देखिए। वैसे अपन ये कैटलिस्ट का रोल लिख चुके हैं ऑलरेडी। इट use of catalyst decreases the time to attain equilibrium, attains equilibrium faster. लेकिन जो भी कैटलिस्ट यूज करे, अगर वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाएगा तो बैकवर्ड भी बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? बिकॉज इक्विलिब्रियम पे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होते हैं। It must be such that if it increases the rate of forward reaction, if it increases rate of forward reaction, then also
it should increase the rate of backward reaction. Then it must also increase the rate of backward reaction. Rate of backward reaction. वो कैटलिस्ट ऐसे होना चाहिए कि अगर वो फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड का भी बढ़ाए, तो किसी एक का नहीं, दोनों का रेट, वो फॉरवर्ड बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड भी बढ़ाए। तो कैटलिस्ट शुड बी लाइक दैट है। कैटलिस्ट का यूज जो भी होगा वो ऐसे होना चाहिए कि अगर वो फॉरवर्ड का रेट बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड का भी रेट बढ़ाएगा, उस टाइप से अपन कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अपन बता। अब इसमें एक एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है, लेकिन उससे पहले अपन लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें अपन एप्लीकेशन और पॉइंट 1 एप्लीकेशंस में थोड़ा डिस्कशन ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ मतलब आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे न्यूमेरिकल होंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वो चीजें बताऊं। तो आज अपन अभी तो यही रुके। आपका होमवर्क है केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन ए बी एंड सी, ये आपको होमवर्क करके दिला। ठीक है, वो आपको ला। ठीक है, सो दैट्स, ठीक है, मैं शीट भेज देता हूं। चलो, थैंक यू।